Hello students, how are you? Welcome back in my physics class, and today I'm going to start your previous chapter, that is the force and laws of motion. Students, इस चैप्टर में मैं आपको पहले भी मोमेंटम के बारे में बता चुका हूं. मोमेंटम according to mathematical definition is the product of mass of the object and its velocity. यानी मोमेंटम P is equal to m into v. यहां तक आपको मालूम है. यस स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका रिलेशन मोमेंटम से है, और आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को और सोच करके फिर इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा. स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक कार और एक ट्रक सेम वेलोसिटी से एक साथ चले जा रहे हैं. अचानक दोनों ब्रेक लगाते हैं. आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगा. क्वेश्चन समझ में आ गया? कार और ट्रक जिनके मासेस अलग अलग हैं, कार का मास कम है और ट्रक का मास ज्यादा होगा, लेकिन दोनों सेम वेलोसिटी से एक साथ जा रहे हैं, और जब ब्रेक लगाएंगे एक साथ दोनों में, तो क्या दोनों इक्वल डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेंगी, या दोनों ही अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? और अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी ब्रेक के बाद, तो कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगी? सोचिए. नहीं समझ में आ रहा? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का रिलेशन मोमेंटम से है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था. कार और ट्रक में किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? मोमेंटम ट्रक का ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन मास ट्रक का ज्यादा है. यस, और क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, इसलिए इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. ठीक है. अब अगर इसका मोमेंटम ज्यादा है तो ब्रेक लगाएंगे कार और ट्रक दोनों, लेकिन ज्यादा मोमेंटम होने की वजह से ट्रक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगी. क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर भी समझ में आ गया? यस, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा है ट्रक का. क्यों ज्यादा है? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है कार से, इसलिए ट्रक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी. स्टूडेंट्स, अब मैं जो टॉपिक आज का है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टार्ट करने जा रहा हूं. लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि कंजर्वेशन का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए. कंजर्वेशन मतलब जो चीज जैसे है वैसे ही रहे, अमाउंट में, उसी अमाउंट में वैसे ही रहे. जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कहते हैं, तो जो एनर्जी शुरुआत में बॉडी की है वही एनर्जी बाद में भी रहेगी. ठीक है. जो एनर्जी बॉडी की पहले है वही एनर्जी बाद में भी रहेगी. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना. लेकिन जब वो रुक जाता है, दीवार से टकरा करके, वॉल से टकरा के रुकता है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? रुक गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी एनर्जी हो गई जीरो. तो मैंने तो अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला है ना, कि जो एनर्जी पहले है वही एनर्जी बाद में होगी. लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं. जब बॉडी रुक गई तो उसकी एनर्जी तो हो गई जीरो. लेकिन ऐसा नहीं है. एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वॉल से टकराने के बाद साउंड एनर्जी में. बॉडी कुछ गर्म भी हो जाती है हीट एनर्जी में. लेकिन अगर हम सबको सम करेंगे तो टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन
the sum of all the energies will be equal to the energy of the body before the collision. Yes, वॉल से टकराने से पहले जितनी एनर्जी थी वही वॉल से टकराने के बाद भी एनर्जी रहेगी, लेकिन फॉर्म चेंज हो गया उसका। क्या? वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यस, ओके। तो अब कंजर्वेशन तो समझ में आ गया ना, ठीक है ना? तो अगर मैं अब आपसे कह रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो इसका मतलब जो मोमेंटम है शुरुआत में वही बाद में भी होगा। कैसे? मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस अलग अलग हैं, जो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं और रास्ते में चल के टकराएंगे आपस में। टकराने के बाद सेपरेट होकर के फिर दूसरी वेलोसिटी से जाएंगे। तो पहले वेलोसिटी तो जो थी u1 u2 वो तो बदल गई और बाद में क्या हो गई v1 v2। तो मोमेंटम क्या होगा? कोलिजन से पहले, दोनों बॉल्स के कोलिजन से पहले जो आपकी मोमेंटम थी वही कोलिजन के बाद भी रहेगी। और यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसा कि दिखाई दे रहा है, लॉज ऑफ मोशन फोर्स के साथ ये आपका सेकेंड चैप्टर है और इसमें लीनियर मोमेंटम मैं आपको बता चुका हूं। जैसा कि मास इन मोशन, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी v, देन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m into v will be मोमेंटम। क्लियर? अब मैं बात करने जा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसको डायग्राम के साथ यहां समझाया गया है। स्टूडेंट्स, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। लिखा हुआ है यहां पर ए एंड बी। क्लियर? और इनके मासेस एम ए और एम बी हैं। ठीक है? दोनों इनिशियल वेलोसिटी यू ए और यू बी से एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हैं। यस, इनकी कोलिजन की कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो क्या कोलिजन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आगे भाग जाएगी, ये तो पीछे ही रह जाएगी ना। इसका मतलब कोलिजन के लिए जरूरी है कि ए की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी यू ए यू बी से ज्यादा हो। तो जब ये तेज चलेगा तभी जाके यहां टकराएगा, राइट? ये कोलाइड करता है और इसे यहां पर दिखाया गया है कोलिजन को। यस, अब इस कोलिजन में क्या हुआ? द मोमेंट व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक, दैट इज द कोलाइड, दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। यस, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। और क्या है? ए अपना फोर्स बी पे लगाएगा जिसका डायरेक्शन ये होगा और इस मैग्नीट्यूड को बोलेंगे एफ ए बी, जबकि बी अपना फोर्स ए पे लगाएगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ बी ए। ड्यूरिंग द कोलिजन, ये बात जो मैं बोल रहा हूं दिस इज ड्यूरिंग द कोलिजन। यस, ये कंडीशन क्या है? बिफोर कोलिजन, यहां पर मेंशन है बिफोर कोलिजन, दिस इज द कंडीशन। यस, और जब ये मूव करके कोलाइड कर जाते हैं तो फॉर अ मोमेंट दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट एंड आफ्टर दैट दे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज। और कोलिजन के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वी ए है और दूसरे वाले बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी बी है और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो यहां पर मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी इन बिफोर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम बराबर होगा, ऐसा मुझे बताना है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है लेट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ masses ma and mb are moving in the same direction with velocities ua and ub respectively.
नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। जब ये दोनों ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं, इस कंडीशन में कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं काम कर रहा है। यस, लेट द वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन बी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर ए की वेलोसिटी कम होगी तो कोलिजन नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है लेट द वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। यस, एंड ऑब्जेक्ट ए will collide with object B for very small time t. Yes, and after collision they move with velocities VA and VB respectively. ये यहां पर दिया हुआ VA और VB. Yes, तो ऐसा करते हैं कि पहले हम मोमेंटम की बात करते हैं। तो बिफोर कोलिजन इन दोनों के मोमेंटम क्या होंगे? इसका मोमेंटम क्या होगा? ma, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, तो ma इंटू यूए, ए बॉडी का मोमेंटम, और बी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? mb इंटू यूबी। यस, यहां पे लिखा हुआ लेट मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ए का बिफोर और आफ्टर, अच्छा ये तो मैंने दोनों को पहले बताया है। अब कोलिजन के बाद इनके मोमेंटम क्या होंगे? तो इसका होगा ma va और बी का क्या हो जाएगा? mb vb। तो ये जो ma va और mb vb है ये आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम है। तो यहां पे लिखा है लेट द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। केवल ए की बात कर रहे हैं, ए का बिफोर एंड आफ्टर। तो इसका ma ua और इसका क्या है? ma va। यस, ऑब्जेक्ट ए का बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर क्या है? ma ua और आफ्टर क्या है? ma va, राइट। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी के लिए मोमेंटम क्या होगा? बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर क्या होगा? mb ub और आफ्टर क्या हो गया? mb vb। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ठीक है, पहले हम एक एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ए को ले रहा हूं, तो ए के लिए बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम मैंने यहां पर लिख दिया है, MAUA एंड MBUB। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बी को लिया, उसका बिफोर और आफ्टर कोलिजन MBUB एंड MBVB यहां पर बताया है। स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है कि ए ऑब्जेक्ट का बिफोर आफ्टर मोमेंटम और बी ऑब्जेक्ट का बिफोर और आफ्टर मोमेंटम यहां पर दिया गया है। अब एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जिस समय दोनों टकरा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, FAB और FBA। FAB क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट A ऑन ऑब्जेक्ट B, ये FAB है। और FBA क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट B ऑन ऑब्जेक्ट A। यस, ठीक है। अब कहते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, न्यूटन सेकेंड लॉ रूल यूज कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। अब न्यूटन का सेकेंड रूल यूज कर रहे हैं। न्यूटन का सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और मैंने जो भी आपको दिखाया ना, FAB और FBA, इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं यूज करते हुए न्यूटन के सेकेंड रूल को। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड रूल, FAB क्या होगा? FAB इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, किसका? ऑब्जेक्ट ए की बात कर रहा हूं। AB का मतलब A से B पर लगाया गया फोर्स फॉर ऑब्जेक्ट A, क्या होगा? MA फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, MV माइनस A, MVA माइनस UA क्या है? ये चेंज इन मोमेंटम है अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। तो FAB इज इक्वल टू MA VA माइनस UA अपॉन T फॉर ऑब्जेक्ट ए। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी जो ए पर फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा? FBA, और उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्ट बी की बात कह रहे हैं ना, बी जो फोर्स लगा रहा, तो उसका चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट क्या होगा? MB इंटू VB माइनस UB अपॉन टाइम।
ये दोनों जो रिलेशन मैंने लिखे हैं किससे लिखे हैं? ये दोनों रिलेशन न्यूटन सेकेंड रूल को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं। और सेकेंड रूल आपको मालूम है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, जो उस पर फोर्स लगाया जा रहा है उसके बराबर है। तो अब ये दोनों सेकंड लॉ लगा करके मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ में ये रिलेशन समझाया है। यस, अब मैं यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करने जा रहा हूं। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ कहता है कि हर बॉडी, अगर दो बॉडी कहीं स्ट्राइक कर रही हैं या कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, या कह सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और क्योंकि यहां पर अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, यहां पे माइनस साइन लिया गया है, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं। ये आप देखिए डायग्राम में, देखिए एफ ए बी राइट साइड लग रहा है, एफ बी ए लेफ्ट साइड लग रहा है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव लिखी गई है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, और एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यूज यहां पुट की, टी कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, दोनों में शिफ्टिंग की, शिफ्ट करके हमको जो रिलेशन मिला वो ये दिखाई दे रहा है। u को इधर लेके आते हैं, v टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो लास्ट में क्या मिल रहा है? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। स्टूडेंट्स फिर से आप डायग्राम देखिए, एम ए यू ए ये क्या है? एम ए यू ए इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और कब? बिफोर कोलिजन। एम बी यू बी क्या है? एम बी यू बी द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कोलिजन, और ये सम है, यानी सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, यानी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। बात समझ में आ गई? और इसी बेसिस पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन का स्टेटमेंट देते हैं, और जो कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यानी कोलिजन से पहले का ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का सम कोलिजन के बाद के ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा होगा। यस, एंड स्टूडेंट्स दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कर रहा हूं, इससे पहले एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है कि कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का सम कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम के सम के बराबर होगा। यस, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल of mass 2 kg. What is the required velocity of the pistol? क्वेश्चन में जो कह रहा है कि what is the required velocity, ये न्यूटन का थर्ड रूल है कि जब हम गन फायर करते हैं तो क्या होता है? बुलेट आगे जाती है, मैंने बताया था आपको, और गन क्या होती है? बैकवर्ड रिक्वायल करती है। एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड रूल। यस, इस पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। तो एक पिस्टल है, जैसे यहां पे दिया गया हुआ, इसका मास 2 kg दिया गया हुआ, उसमें से एक बुलेट 20 ग्राम मास की निकल रही है, वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड से। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछी गई है। स्टूडेंट्स, इससे पहले जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या क्या दिया गया है? तो बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम यानी M1 20 ग्राम, दैट इज 0.02 kg। उसके बाद मास ऑफ पिस्टल
कितना है 2 kg, यानी m2 इज इक्वल टू 2 kg। यस, m2 इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, U1 U2 बुलेट है, उसके अंदर ये पिस्टल है, इसके अंदर बुलेट भरी हुई है और ऐसे पकड़ के रखा गया है। तो वेलोसिटी क्या है दोनों की, रेस्ट में है ना। जिसने भी एम कर रखा है, टारगेट को एम कर रखा है, तो उस समय तो कुछ नहीं चल रहा, ना तो बुलेट चल रही है और ना ही पिस्टल चल रही है। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमने U1 0 कर दिया और U2 0 कर दिया। ठीक है, अब मैं बुलेट फायर करता हूं, तो जब बुलेट फायर करूंगा तो बुलेट निकल करके आगे भागेगी, तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग, तो V1 कितना हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। और जब ये बुलेट आगे जाएगी तो पिस्टल क्या होगा, बैकवर्ड पुश होगी, रिकॉइल होगी। तो बैकवर्ड रिकॉइल की वेलोसिटी क्या है V2। ये हमें नहीं मालूम है, सारे टर्म्स जो क्वेश्चन में दिए गए मैंने नोट कर दिया, आपको V2 फाइंड करना है। यहां मैंने लिखा है 1 स्टैंड्स फॉर द बुलेट एंड 2 स्टैंड्स फॉर द पिस्टल। कोई डाउट तो नहीं इसमें ना? यस। तो सीधे सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूं, यानी m1 u1 प्लस m2 u2, u1 u2 बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज हैं, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v1 v2 क्या है, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी। और मैं सारी वैल्यू रख रहा हूं, m1 0.02 kg, u1 0 प्लस m2 2 kg, u2 0 इज इक्वल टू m1 0.02 इंटू v1 150 दिया हुआ मीटर पर सेकेंड एंड m2 2 kg इंटू v2 क्वेश्चन मार्क। तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा ना, ये 0 यानी 0 इज इक्वल टू 150 इंटू 0.02 दैट इज 3 प्लस 2v। शिफ्ट करेंगे तो 2v2 इज इक्वल टू -3। यस, 2v2 इज इक्वल टू दिस विल बी -3, ये उधर जाएगा ना, तो -3 यानी v2 इज इक्वल टू -3/2 दैट इज -1.5। माइनस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जिधर बुलेट जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल करेगी। माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है कि इट विल रिकॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो ऐसे और भी जो क्वेश्चन हो आप उनको ट्राई करिएगा। स्टूडेंट्स, मैं इस टॉपिक को यहां पे खत्म करूं उससे पहले मैं आपको सेकेंड लॉ पे या लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पे आपको एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या, जैसे एक बॉल आती है, क्रिकेट तो आप लोग देखते होंगे ना, बॉल चली आ रही है, तो मान लीजिए कि मैं ऐसे हाथ रखे हूं यहां पे और बॉल आती है और यूं थप से मेरे हाथ में आ जाती है। क्रिकेटर प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बॉल कैच करते हैं, तो सीधे हाथ ऐसे रखो और बॉल में कैच कर लो। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उस बॉल को पीछे, हाथ को पीछे ले जाते हैं, यानी बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही उसी डायरेक्शन में हैंड्स को पीछे ले जाते हैं। क्यों भाई, सीधे हाथ स्टैंड ऐसे करो और यहां पे बॉल को कैच कर लो। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम हाथ को, अपने दोनों पाम्स को सीधे स्ट्रेट पुट करेंगे और बॉल आकर के उन पाम्स में गिरेगी, तो स्ट्राइक का टाइम क्या होगा, बहुत कम होगा ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई आपने ये रिलेशन देखा है ना, न्यूटन सेकेंड रूल, क्या कि ये न्यूटन का सेकेंड रूल बता रहा है आपको कि एफ ए बी इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। टाइम, अगर आप बॉल को डायरेक्टली हाथ में वहीं रेस्ट पोजीशन से कैच करेंगे तो टाइम बहुत शॉर्ट होगा ना स्ट्राइक का, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी फोर्स तेज, और वो बॉल आपके पाम्स में यानी हथेली पे बहुत तेज से टकराएगी और चोट लगेगी। तो क्या करते हैं कि आप अपने हैंड्स को बैकवर्ड पीछे खींचते हैं, हाथ ये है और पीछे खींचते हैं, बॉल के साथ साथ बैकवर्ड ट्रेवल कराते हैं। तो जब पीछे ट्रेवल कराते हैं तो ये टाइम क्या होता है, कांटेक्ट का बढ़ जाता है ना, और जब ये टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। टाइम बढ़ने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, यानी फोर्स कम होगा, यानी हाथ पर आपके लगने वाली बॉल की फोर्स कम हो जाएगी और आपको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, और इसीलिए क्रिकेटर क्या करता है, कैच करते समय अपने हाथ को
बैकवर्ड खींच लेता है। यस, ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी क्या करते हैं कि आपका ये चैप्टर मुझे लगता है यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और इसमें जो भी आपको पढ़ाया गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप क्या करिएगा, इस पे बेस जो भी आपके पास बुक हो, रेफरेंस बुक हो कोई, या एनसीईआरटी की बुक हो, उससे देख करके पहले सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।